नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो खबरें बताऊंगा, एक दिल्ली में घटित हुई देश की राजधानी में और एक सुदूर पश्चिम में गोवा की राजधानी पणजी में। दोनों खबरें बताने के बाद एक सवाल उठाऊंगा और उस सवाल पर चर्चा करेंगे। तो खबर ये है, पहली खबर दिल्ली राजधानी से, वो ये है कि संसद के नए भवन के ऊपर छत पर शिखर पर जो है एम्बलम, जो प्रतीक चिन्ह है, जो राज्य चिन्ह है, उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस पर बड़ा बवेला मचा हुआ है। पहले तो बता दें कि संसद का नया भवन बन रहा है। इसकी उम्मीद थी कि शायद ये 15 अगस्त से पहले बन जाएगा और मानसून सेशन इसमें होगा, लेकिन कोरोना में और तमाम लड़ाइयों की वजह से कानूनी थोड़ा डिले हुआ। अब उम्मीद है कि अक्टूबर तक ये पूरा हो जाएगा और ये संसद भवन नया, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके तहत, उसके अंतर्गत आता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये 9500 किलोग्राम का एम्बलम है, इसका वज़न जो है, और 6.5 मीटर ऊंचाई है। और इसको रखने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है स्टील का, उसका वजन 6500 किलोग्राम है, 6500। तो इससे इसके आकार का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सदियों तक चलने वाला है। ये कॉपर का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है। इसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री मौजूद थे, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद थे, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी मौजूद थे, उसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री जोशी मौजूद थे। इनके अलावा न तो सत्तारूढ़ दल से कोई था, न विपक्षी दल से। सत्तारूढ़ दल का ऐतराज़ है कि विपक्ष के किसी नेता को क्यों नहीं बुलाया गया। ये जो है एक राष्ट्रीय धरोहर है, एक राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र के लिए है संसद भवन, तो उसके एम्बलम के कार्यक्रम में विपक्ष के किसी नेता को क्यों नहीं बुलाया गया। सरकारी पक्ष का कहना है कि ये सरकारी कार्यक्रम था, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया और भी किसी पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के नहीं बुलाया गया। लेकिन क्या मामला इतना ही है या इसमें कुछ और भी है? याद रखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने के लिए विपक्ष ने अपनी सारी ताकत लगा दी। विपक्ष ने, जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उसने, मोदी से का विरोध और नफरत करने वालों ने, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं कई बार इसको लगातार रुकवाने की कोशिश की गई। कभी कोरोना के नाम पर, कभी जो है उस प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के नाम पर, कभी ये कि कोरोना है, पैसे की ज़रूरत है देश को, ऐसे में फिजूल खर्ची की जा रही, तमाम मुद्दे लेकर। लेकिन अदालत से कभी उनको राहत नहीं मिली, इसलिए उनकी नज़र में अदालत बुरी हो गई। तो ये तो एक मुद्दा है। दूसरा गोवा में चल रहा है। गोवा में ऐसा लग रहा है जैसे एक्शन रिप्ले हो रहा है। आज से 3 साल पहले 10 जुलाई को, आज 12 जुलाई हो गई है, लेकिन 10 जुलाई से ही इस बार भी शुरू हुआ। 10 जुलाई को कांग्रेस के गोवा के 15 विधायकों में से 10 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और स्पीकर ने उनको विलय की इजाज़त दे दी और वो विधायक बन गए भारतीय जनता पार्टी के। इसको कांग्रेस ने चुनौती दी अदालत में, अदालत ने मामला खारिज कर दिया। तो उन सदस्यों की जो है वो विधायकी गई नहीं। अब इस बार भी 10 जुलाई को ही शुरू हुआ। 11 विधायक हैं इस बार कांग्रेस के, उनमें से 8 चाहिए 2/3 बहुमत के लिए, जिससे उनकी सदस्यता पर खतरा ना आए। और 7 जुट गए, 8वां विधायक कल नहीं आ पाया। कांग्रेस को देर से लगी लेकिन भनक लग गई, तो उन्होंने पहले तो जो है अपने विधायक दल का जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो, उनको हटा दिया पद से। फिर बयान दिया दिनेश गुंडू राव ने, जो प्रभारी हैं गोवा के कांग्रेस के, उन्होंने बयान दिया दिगंबर कामत के लिए। उनके बारे में कहा कि ये दोनों नेता मिलकर डिफेक्शन करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं।
दिगंबर कामत ने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा बड़ा धक्का कोई लग नहीं सकता। लेकिन बात ये सही है कि 5 विधायक, इन 2 के अलावा 5 विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं थे। और 10 तारीख को क्या हुआ? इतवार था। 12 जुलाई को डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना था, उसे जो है रोक दिया गया है, उसको स्थगित कर दिया गया है। कारण ये बताया गया कि बहुत सारी गतिविधियां हो गई हैं, इसकी वजह से जो है कुछ कारणों से रोकना पड़ रहा है, उसकी स्ट्रेटजी पर फिर से विचार करना है। माना ये जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उनसे बार्गेनिंग में, सौदेबाजी में कौन सा पद किसको मिलेगा, हो सकता है डिप्टी स्पीकर का पद इनमें से किसी को मिले। लेकिन आने के लिए शर्त तो वही है कि 8 विधायक हों। 8वां जब तक नहीं मिलता, और एक और सिग्निफिकेंट बात कि रविवार होने के बावजूद गोवा विधानसभा अध्यक्ष पूरे दिन अपने दफ्तर में बैठे रहे। वो इंतज़ार करते रहे कि कांग्रेस के 8 विधायक आएंगे और वो उनको पत्र देंगे कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है और वो भाजपा में विलय करना चाहते हैं। लेकिन रविवार को ऐसा हो नहीं पाया। तो कांग्रेस विधायक दल में गोवा में फूट के पूरे आसार हैं। अब मेरा जो प्रश्न था, उस प्रश्न पर आता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदुर नीति पर चल रहे हैं? विदुर की नीति थी शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार होना चाहिए। इस नीति के समर्थक चाणक्य भी थे। अब बात ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, सेंट्रल विस्टा को लेकर जितना विश्वमन किया विपक्ष ने, जिस तरह से उसको रोकने की कोशिश की, क्यों रोकने की कोशिश की? ऐसा नहीं कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। जितनी बिल्डिंग्स हैं अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्रालयों की, विभागों की, वो सब या तो जर्जर हालत में हैं जो अपनी हैं, या किराए के उसमें चल रही हैं। लंबे समय से इस पर विचार हो रहा है कि अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, अपना भवन होना चाहिए। दूसरा, संसद का जो मौजूदा भवन है उसके बारे में शिवराज पाटिल जब लोकसभा अध्यक्ष थे तब कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट टेक्निकल कमेटी की आई थी, एक्सपर्ट कमेटी की, कि ये भवन अब मरम्मत कराने लायक भी नहीं रह गया है, इसलिए इसकी जगह नया संसद भवन बनना चाहिए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस भी चाहती थी, कर नहीं पाई। कांग्रेस बहुत कुछ चाहती थी, कर नहीं पाती थी, कर नहीं पाई। अब मोदी कर रहे हैं। लटियंस दिल्ली, जो संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये जाना जाता है लटियंस के लिए, जो आर्किटेक्ट थे, ब्रिटिश आर्किटेक्ट, उनके नाम से। सेंट्रल विस्टा बनने के बाद वो नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा आने वाली कई पीढ़ियों तक। ये बात विपक्ष को कतई मंजूर नहीं है, इसलिए इसको रोकने की भरपूर कोशिश हुई। तमाम तरह के आक्षेप लगाए गए, आरोप लगाए गए, घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, गरीब देश के लिए इतना पैसा खर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार ने अदालत में सब कुछ बताया कि इस प्रोजेक्ट पे खर्च कितना हो रहा है और इसके बनने के बाद सरकार की बचत कितनी होगी और सुविधा होगी वो अलग। ये सब बताने जानने के बावजूद इसका विरोध चलता रहा है, वो आज भी हो रहा है। तो जो मैंने बात कही उससे प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के साथ एक बदले की भावना से काम कर रहे हैं? अब ये देखिए, बड़ा नेगेटिव भी है और दूसरी तरफ से सोचिए तो एक जो है कम नेगेटिव या पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इसलिए कि भगवान बुद्ध का, मैंने पढ़ा था कहीं, अगर गलत बोल रहा हूँ तो सुधारिएगा आप लोग, भगवान बुद्ध का कहना था कि कुपात्र पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। तो जो जिस योग्य नहीं है उसको कभी वो नहीं मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री उसी नीति पर चल रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, नए संसद भवन का जिस तरह से विरोध किया विपक्षी दलों ने, उसके बाद उनको बुलाना ये पाखंड से कम नहीं होता कि आप चाहते नहीं हैं, आप जानते हैं कि ये इसके विरोध में थे, ये नहीं चाहते थे कि बने, फिर भी उसमें बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये किसी भी संगठन के लिए, किसी भी संस्थान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। लेकिन किन लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं? जो हर समय आपके रास्ते में अवरोध खड़ा करें, आपको लंगड़ी मारने की कोशिश करें, आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, क्या ऐसे लोगों को लेकर चलना चाहते हैं?
ये प्रश्न ज़रूर रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और वो पाखंड तो नहीं करते। आप उनकी नीतियों की तमाम आलोचना कर लीजिए, उसका विरोध कर लीजिए, कह सकते हैं कि ये काम उन्होंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक काम जो है वो मोदी नहीं करते कभी, वो है पाखंड। जो उनके दिल में नहीं है वो ज़बान पर नहीं आएगा, जो उनका मन नहीं होता उसको वो कभी करेंगे नहीं। ये इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के इस एम्बलम के उद्घाटन समारोह में ये दिखाई दिया। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में बीजेपी को अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, मार्च में इसी साल। बीजेपी को 40 सदस्यों वाली विधानसभा में 20 सीटें मिली। 2 सीटों पर जीती एमजीपी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, उसका समर्थन है। 3 निर्दलीयों का समर्थन है, यानी 40 में 25 का समर्थन। सरकार को कोई खतरा नहीं है। पिछली बार था, तो आखिर सवाल ये है कि फिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही, क्यों कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में इंटरेस्टेड है। कांग्रेस का कहना है कि उनको खरीदा जा रहा है। हम तो मान लेते हैं तर्क के लिए कि खरीदा जा रहा है, बीजेपी खरीद रही है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के ही विधायक बिकने को तैयार क्यों होते हैं? क्यों बार बार कांग्रेस के विधायक जो है मंडी में पहुंच जाते हैं कि हमको खरीदो? ये भी तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। और उस स्थिति में जब इन्हीं चुनाव से पहले, ये विधानसभा चुनाव से पहले, ये जो मार्च में हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने मंदिर और चर्च में ले जाकर 37 उम्मीदवारों, 40 में से 37 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, 37 उम्मीदवारों को शपथ दिलवाई और उनसे एफिडेविट लिया कि वो जीतने के बाद बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब आप डर देखिए, और आप देखिए कितना बड़ा नैतिक बल है नेता का कि उसको अपने उम्मीदवारों से इस तरह का एफिडेविट लेना पड़ रहा है, कसम इस तरह की दिलानी पड़ रही है, उसके बावजूद विधायक रुकने को तैयार नहीं है। मेरा मानना है कि जो विधायक या सांसद दल बदल करते हैं वो 4-5 कारण होते हैं। बहुत थोड़े से बड़ मिनिस्क्यूल होता है ऐसे लोगों की संख्या जो सैद्धांतिक आधार पर दल बदल करते हैं कि हम इस विचार से या इस कार्यक्रम से सहमत नहीं हैं, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब धीरे धीरे राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या नगण्य होती जा रही है। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का दबाव। जीतने के बाद तुरंत जो है विधायक या सांसद की नज़र होती है कि अगली बार जीतने के लिए कौन सी स्थिति बेहतर होगी। तो पार्टी की स्थिति अगर ख़राब हो तो उसको लगता है कि हम अगली बार जीत पाएंगे कि नहीं, तो ऐसे लोग बदलते हैं जिनको लगता है नहीं जीत पाएंगे यहाँ रहते हुए। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमारा टिकट कट जाएगा, अगली बार हमको टिकट नहीं मिलेगा, वो बदलते हैं। चौथे लोग ऐसे होते हैं जो मंत्रिमंडल में जाने के लिए या कोई जो है इस तरह का कॉरपोरेशन या दूसरे पद हासिल करने के लिए जाते हैं। और पांचवें ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि अभी जो मिल रहा है ले लो, पैसे के लिए जाते हैं। तो ये 5 कारण होते हैं। कई बार पांचों मिल जाते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी एक कारण से भी लोग जाते हैं। तो गोवा में क्या है ये तो पता लगाने की बात है, लेकिन एक बात तो बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के जो विधायक जीत कर आए भी हैं, आप गोवा की स्थिति की तुलना बाकी राज्यों से नहीं कर सकते। गोवा में कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जो वोटर हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा की, इतने छोटे हैं, मतलब इतने कम हैं कि व्यक्तिगत संपर्क होता है सबका, तो पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति का असर होता है, इसीलिए दल बदल भी ज़्यादा होता है। उनको मालूम है कि हमारा वोटर हमारे साथ रहेगा, तो इसलिए भी दल बदल का एक कारण ये भी होता है। उनको ये अंदाज़ा है कांग्रेस के विधायकों को कि कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर राजनीति में बने रहना है, आगे राजनीति करना है, तो यहीं जाना होगा। ये दिगंबर कामत अभी चुनाव से पहले, इसी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए। क्यों गए? ये अपनी पत्नी के लिए भी टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने देने से मना कर दिया, तो कांग्रेस में चले गए। अब वापस आना चाहते हैं बीजेपी में, अगर वो 8 की संख्या बन गई तो। नहीं बनेगी और फिर भी छोड़ते हैं ये लोग, तो फिर इनको चुनाव में जाना पड़ेगा, बाई इलेक्शन होगा, सदस्यता तो चली जाएगी। अब प्रश्न फिर से वही है कि क्या प्रधानमंत्री बदला लेना चाहते हैं? मुझे जो दिखाई देता है, प्रधानमंत्री ऐसे विपक्ष का मान मर्दन करना चाहते हैं, ऐसे विपक्ष को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, ऐसे विपक्ष को
वो उसकी हैसियत बताना चाहते हैं। गोवा का जो परिवर्तन हो रहा है, देखिए महाराष्ट्र से इसकी तुलना नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में परिस्थितियाँ अलग थीं, वहाँ बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। यहाँ बीजेपी के पास बहुमत था, सरकार चल रही है, कायदे से चल रही है, सरकार को कोई खतरा नहीं था। मालूम था कि कांग्रेस चाहे भी तो सरकार गिरा नहीं सकती है। इसके बावजूद अगर पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, इसके बावजूद अगर अपने नेताओं से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है कांग्रेस के विधायक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। और धीरे धीरे ये स्थिति बहुत से क्षेत्रीय दलों की होती जा रही है। सबसे ताज़ा उदाहरण तो महाराष्ट्र का है, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ। आगे किसके साथ होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन होगा कई लोगों के साथ, ये दिखाई दे रहा है अभी से। तो जो कुछ गोवा में हो रहा है, जो कुछ दिल्ली में हुआ, इन दो खबरों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि अब बस इससे ज़्यादा नहीं। 8 साल से, हालांकि उनके साथ तो 20-21 साल से हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 साल से जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है, बल्कि उनको गालियां दी जा रही हैं, उनके मरने की तमन्ना की जा रही है। श्रीलंका की हालत देखकर खुशी मना रहे हैं लोग कि जल्दी ही ऐसा दिन आएगा भारत में भी और मोदी को लोग घर से निकाल देंगे। इस तरह की कल्पना कोई भी भारतवासी कैसे कर सकता है? अपने देश के बारे में बुरा कैसे सोच सकता है? हालांकि दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। मान लीजिए कि होती भी ऐसी आशंका, फिर भी ये कल्पना करना, ये मानसिक रूप से बीमार लोग ही कर सकते हैं। स्वस्थ मन का आदमी, स्वस्थ दिमाग का आदमी इस तरह से नहीं सोच सकता। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए मुझे नहीं मालूम है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये हमको, आपको, सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था, या ये रास्ता ही ठीक है, या इसके अलावा कुछ होना चाहिए था। इन सब पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। इसी से डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।